देश में किस तरह से कंप्लायंस और कानून और साथ ही फाइलिंग्स ये कम होनी चाहिए, इस पर है जी बिजनेस की खास मुहिम कम करो कंप्लायंस। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ कंप्लायंस ऐसी है, कुछ फाइलिंग्स ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए या जिनमें बदलाव की ज़रूरत है? इस्तेमाल करें हमारे हैशटैग का, हैशटैग कम करो कंप्लायंस, और आप अपने सुझाव हमें भेजें। हमें जो सुझाव भेजे हैं और जो गहरी रिसर्च की है वो हमारे साथ हैं इस वक्त ऋषि अग्रवाल साहब, जो फाउंडर और सीईओ हैं एवेंटिस रेगटेक के, और उनसे हम करते हैं कुछ और बातचीत। अग्रवाल साहब, एक और बड़ा खास मुद्दा है, जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो फिर भी अफोर्ड कर सकती है और उनके पास सेटअप है, लोग हैं, समझ है, लेकिन जो छोटी मझोली कंपनियां हैं उनके लिए कंप्लायंस का खर्चा कितना बड़ा है? हर एक सेक्टर के लिए, अलग तरह के कारोबार के लिए कंप्लायंस अलग है। औसतन महीनों में, हर एक महीने या फिर यूं देखें साल भर में कितना खर्चा इन छोटी कंपनियों के लिए आ जाता है? अनिल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज बड़ी कंपनी है तो उनके पास एक आर्मी ऑफ पीपल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, अलग-अलग तरीके के एक्सपर्ट्स इन हाउस होते हैं, लॉयर्स होते हैं। ये लोग बाहर से भी अच्छे-अच्छे कंसल्टेंट्स को हायर कर पाते हैं। लेकिन आप जब छोटे और मझोले उद्योग की बात करते हैं, तो हम ये जान लेते हैं कि एक ऐसा उद्योग जिसमें करीबन 100 से 150 लोग काम करते हैं, एक शहर में फैक्ट्री है और एक छोटा-सा ऑफिस है, उसको आज देश में करीबन 364 कंप्लायंसेस एक साल में करने पड़ते हैं। अगर आप देखें तो 365 दिन साल में होते हैं और 364 कंप्लायंस अगर करने पड़ते हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हर रोज का एक कंप्लायंस अप्रॉक्सिमेटली एक कंपनी को करना पड़ता है। इन 364 कंप्लायंसेस में अनिल जी 192 तो सिर्फ रिटर्न्स और रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। 103 करीबन पेमेंट्स हैं साल के, 62 रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, 28 करीबन डिस्प्लेज हैं, कई तरह के ऑडिट्स, एग्जामिनेशंस हैं, और ये सब कर रहा है एक ऐसा इंसान जिसको कि आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एक छोटा-सा उद्योगपति कहते हैं, जो कि एक छोटी-सी फैक्ट्री चला रहा है और 100 लोगों को जॉब्स दे रहा है। आप सोचिए बिज़नेस करने के साथ-साथ वो ये 364 कंप्लायंसेस को भी कर रहा है। आपको ये बताना चाहूँगा कि इन 364 में से करीबन 100 कंप्लायंसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ये उद्योगपति जेल जा सकता है नियम के हिसाब से, अगर नॉन कंप्लायंस हो जाए तो। आज इस व्यक्ति को अगर अपने कंप्लायंस करने हैं, तो करीबन 4 कंसल्टेंट्स इसको हायर करने पड़ते हैं। एक तो हो गया लेबर कंसल्टेंट आपका, करीबन 4 से साढ़े 4 लाख रुपया साल का इस लेबर कंसल्टेंट पे खर्चा होता है। एक आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कई बार एक ही फर्म दोनों कर देती हैं, कई बार अलग-अलग फर्म्स को आपको लेना पड़ता है। इसके अलावा आपका ईएचएस, एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के कंसल्टेंट्स होते हैं, जो कि अलग-अलग तरीके के कंप्लायंसेस आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और उनसे रिलेटेड कई सारी फाइलिंग्स होती हैं, वो करते हैं। और चौथा होता है आपका कंपनी सेक्रेटरी, जो कि कंपनी लॉ मैटर्स के हिसाब से आपकी बोर्ड मीटिंग्स, एजीएम्स, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस और ये सारी चीजें मैनेज करता है। इन चारों कैटेगरीज में अगर आप कंसल्टेंट्स प्लस जो इंटरनल रिसोर्सेज एक कंपनी को रखने पड़ते हैं, अगर आप उनका सारा भार जोड़ें, तो करीबन 12 लाख रुपया साल बैठता है। उसका मतलब ये हुआ कि करीबन 1 लाख रुपया महीना एक छोटे से माय उद्योगपति गॉड! को, जो कि 100 से 150 लोगों की एक फैक्ट्री चला रहा है, उसको खर्चा करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये तो सिर्फ पैसे हैं, जो लाख रुपए करीबन आपको मंथली खर्चा करना पड़ सकता है। उसके पीछे समय और आपकी जो एनर्जी लगती है वो अलग। लेकिन क्या वाकई में अग्रवाल साहब इतने कंप्लायंस की ज़रूरत है? क्या इसे कम नहीं किया जा सकता? अनिल जी, बिल्कुल कम किया जा सकता है। इतने कंप्लायंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डुप्लीकेशन हो गया है, रिडंडेंसी आ गई है बहुत लंबे समय में। बहुत सारे नियम जो हैं 1948 में बने हैं और उसके बाद में उनमें पैचवर्क किया गया है। उनको होलिस्टिकली किसी ने बैठ के रिव्यू नहीं किया है ये देखने के लिए कि क्या वो 21वीं शताब्दी में भी आज भी प्रासंगिक हैं कि नहीं। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, अगर आप सिर्फ लेबर लॉज़ को देखें, तो करीबन 4 या 5 हुँ। एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको एक्सीडेंट का रजिस्टर रखना पड़ता है। जो एक्सीडेंट का रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स, रजिस्टर ऑफ नॉन फेटल हुँ। एक्सीडेंट्स, और इनके फॉर्मेट्स अलग-अलग होते हैं। अब आप एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है। आपको 4 या 5 रजिस्टर अलग-अलग फॉर्मेट्स में अलग-अलग इंस्पेक्टर्स के लिए क्यों मैनेज करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए? वेजेस को हमने 8 या 9 अलग-अलग एक्ट्स में डिफाइन किया है। उनके हिसाब से वेज रजिस्टर को अलग-अलग फॉर्मेट्स में मेंटेन करना पड़ता है। मस्टर रोल्स, अटेंडेंस रजिस्टर, ओवरटाइम रजिस्टर सीएलआरए में अलग है, बीओसीडब्ल्यू में अलग है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में अलग है, फैक्ट्रीज में अलग है। सो अलग-अलग एक्ट्स के अंदर
अलग-अलग fiefdoms बन चुकी हैं, उनके पूरे-पूरे हायरार्कीज़ बन चुके हैं, उन्होंने अपने-अपने रजिस्टर्स बना लिए हैं, अपने-अपने रिटर्न्स बना लिए हैं और अगर आप उद्देश्य पे जाएँ, उसके इंटेंट पे जाएँ, तो आप देखेंगे कि उद्योगपति के ऊपर अकाउंटेबिलिटी के हुँ, लिए कि भई कब लेबर आया और कब गया उसका समय रखना है। अगर आपको समय रखना है तो एक रजिस्टर एक सिंगल फॉर्मेट में स्टैंडर्डाइज तरीके से रखा जा सकता है। उसके लिए 5 अलग-अलग एक्ट्स में 5 रजिस्टर्स रखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो मेरे ख्याल से इसमें बहुत कमी की गुंजाइश है और अगर सरकार एक कंप्लायंस कमीशन बनाए, जिसका कि मैंडेट हो कि 180 दिनों में एक रिपोर्ट सबमिट करे और उस रिपोर्ट में ये आए कि कौन-कौन से कंप्लायंसेस आज प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, डुप्लीकेट है, रिडंडेंट है, उनको रिड्यूस करे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 50% कंप्लायंसेस देश में कम हो सकती हैं। तो जो 70,000 का भार है आज देश में, वो करीबन 35,000 पे बहुत आसानी से आ सकता है, क्या बिना बात है! कंट्रोल को लूज़ किए हुए। मैं आपको एक हुँ, उदाहरण भी देना चाहूँगा इस विषय में, अगर आप जीएसटी को देखें, सो बहुत सारे लोग जीएसटी को बहुत समझते हैं कि जी, अ, जी, अनिल जी बताइए। जी। जी, नहीं, नहीं, जी, अपनी बात पूरी करें। जी। तो मैं जीएसटी का उदाहरण देना चाहता हूँ 2017 में 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुआ था और आप मानेंगे नहीं उसके पहले 17 अलग-अलग इनडायरेक्ट टैक्स की रिजीम्स होती थी। सर्विस टैक्स अलग, सेल्स टैक्स अलग, एक्साइज अलग, एलबीटी अलग, ऑक्ट्रॉय अलग और इन जी, सब चीज़ों में इंस्पेक्टर्स होते थे, उनके अपने-अपने रजिस्ट्रेशंस होते थे, उनकी फाइलिंग्स करनी पड़ती थी, उनके पेमेंट्स होते थे, उनका पेपर वर्क रखना रखना पड़ता था और आज हम ये नहीं सोच पाते हैं कि 2017 के पहले जीवन कितना ज़्यादा कठिन होता था इनडायरेक्ट टैक्स को लेके। जीएसटी के आने के बाद से पूरी रिजीम सिंप्लीफाई हुई है। ऑब्वियसली हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश है, 5, 7, 10 साल लगेंगे इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म को स्टेबलाइज़ करते-करते। लेकिन अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो नंबर ऑफ लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशंस, हुँ, परमिशंस, रिटर्न्स, फाइलिंग्स, पेमेंट्स काफ़ी कम हुए हैं जीएसटी के आने के बाद। तो ये एक उदाहरण है जहाँ पे कि कंप्लायंस को कम करने के साथ कंट्रोल को कम करना बिल्कुल, दोनों रिलेटेड नहीं है। कंप्लायंस को कम किया जा सकता है बिना आउटकम्स को खराब किए हुए। बिल्कुल। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुझाव जो दिया है ऋषि अग्रवाल साहब ने वो ये कि एक कमेटी बननी चाहिए और वो नियत समय में 180 दिनों में अपनी रिपोर्ट दे और किस तरह से कानून कम किए जा सकते हैं और उस कमेटी में सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ना हो, कुछ इंडस्ट्री के भी लोग हों, कारोबारी भी हो और कुछ इस तरह के कंसल्टेंट्स हों जिन्होंने इस पर काफ़ी पढ़ाई की जैसे कि ऋषि अग्रवाल साहब, ताकि एक सही पिक्चर सरकार के सामने रखी जा सके और उसके बेसिस पर सरकार ये निर्णय ले सके कि जिस तरह से जीएसटी में आपने 17-18 कानून को कम करके एक में ले आए, क्या उसी तरह के बड़े रिफॉर्म्स, बड़े इस तरह के कंप्लायंस कम करने के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं।